नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 2 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीपीयूएसआई, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के नेशनल अफेयर्स में राष्ट्रीय मामलों में सबसे पहली खबर है, RDSO becomes the first institution to be declared SDO under one nation one standard mission। यानी दोस्तों, एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत एसडीओ घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है। कौन? RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू बी डिक्लेयर ए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एसडीओ कहेंगे, अंडर द वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे BIS भी कहेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा सेड दैट RDSO of Indian Railway has become the first institute to be declared as SDO under the one nation one standard, यानी एक देश एक स्टैंडर्ड मिशन के तहत RDSO भारतीय रेलवे का यह निकाय है, जो कि घोषित होने वाला पहला संस्थान हो गया है, जो उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत संस्थान है। और उन्होंने यह भी कहा कि दिस यूनिक इनिशिएटिव ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू सेट ए टेम्पलेट फॉर all the rest of leading research and standard development organization in the country to follow and adapt to world class standards, यानी विश्व स्तरीय मानकों को अपनाने के लिए भी यह प्रेरित करेगी। यानी भारत सरकार के तहत आने वाली ये जो दोनों संस्थाएं हैं, यह एक अनूठी पहल देश के सभी प्रमुख अनुसंधान और मानक विकास संस्थानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। तो द नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS हैज लॉन्च द स्कीम टू अचीव गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड, यानी ये जो BIS मानक है, राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो के ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत किसी संस्थान को SDO की मान्यता दी जाती है। थ्रू दिस स्कीम BIS एम्स टू integrate the existing capabilities available in various institutions, बहुत सारे संस्थानों इन द कंट्री, देश के, engage in the, जो कि किसमें engage हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इन देयर स्पेसिफिक एरियाज, यानी उनका एक विशेष क्षेत्र, एंड द एग्रीगेट एक्सपर्टाइज अवेलेबल इन स्पेसिफिक डोमेन्स, यानी वह कह सकते हैं कि उपलब्ध मौजूद क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञताओं को एकीकृत करना है, और इस तरह देश में जारी सभी मानक विकास गतिविधियों को रूपांतरित कर एक विषय एक राष्ट्रीय मानक तैयार करना है। तो दिस रिकॉग्निशन इज वैलिड फॉर 3 ईयर, ये भी ध्यान रखेंगे, जो यह मान्यता मिली है 3 साल के लिए, फिर बाद में उसको रिन्यूअल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वैलिडिटी पीरियड, यानी इस वैलिडिटी पीरियड के कंप्लीट होने के बाद फिर से इसका रिन्यू किया जाएगा। और दोस्तों, RDSO लखनऊ में है, याद रखना, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जैसा कि रेल 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेलों का संचार शुरू हुआ था, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों में से एक है। तो द वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम वाज लॉन्च इन 2019, यानी यह जो है इसका उद्देश्य ही है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू इंश्योर convergence of standardization in the country to ensure the identity of brand India in the long run, यानी कह सकते हैं ब्रांड इंडिया की पहचान सुनिश्चित की जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी एक देश एक मानक योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2019 में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सेंटर हैज एलोकेटेड अबाउट 7,000 करोड़ रुपीस
टू वेस्ट बंगाल अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यह 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से इसकी शुरुआत की थी। जल जीवन मिशन यानी सभी को जल मुहैया कराना। तो इसके तहत जो है केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड अराउंड 7,000 करोड़ टू वेस्ट बंगाल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन 2021-22। यानी पिछले वर्षों की अगर देखा जाए तो 4 गुना से अधिक है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो 1614 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस बार 7,000, ये भी ध्यान रखेंगे। और जल जीवन मिशन है क्या? तो जल जीवन मिशन यह 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था। देश के लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्र जहां अभी भी लोगों को पानी की समस्या है, इस स्कीम का शुभारंभ किया गया है। हालांकि यह रूरल एरियाज एंड अर्बन दोनों के लिए यह ड्रिंकिंग वाटर के लिए यह की जा रही है। इस मिशन को पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। अनदर चाइनीज थ्रेट, लीजिए कोरोना वायरस से तो हम लोग झेल ही रहे थे, पूरा विश्व झेल रहा था। एक और बुरी खबर आ रही है, इंसान में पाया गया H10N3 बर्ड फ्लू का संक्रमण, यानी H10N3 बर्ड फ्लू इन्फेक्शन फाउंड इन ह्यूमन, द फर्स्ट केस इन द वर्ल्ड। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम इन चाइना ए केस ऑफ एपिडेमिक बर्ड फ्लू commonly found in chickens hitherto has been reported to have infected humans, यानी इंसान में संक्रमित का मामला पाया गया। 41-year-old patient infected with the H10N3 बर्ड फ्लू वायरस इन द सिटी ऑफ जेनजियांग, पूर्वी प्रांत जियांगसू यानी ईस्टर्न जियांगसू प्रोविंस ऑफ चाइना, इज नाउ स्टेबल एंड मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। यानी उसकी हालत अब ठीक है और उसे छुट्टी दे दी जाएगी। और चाइना कह रहा है कि इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने यह बताया है कि इस शख्स को बीते 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद H10N3 स्ट्रेन की पुष्टि की गई थी। तो नाउ केस ऑफ दिस इन्फेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड इन ह्यूमन बिफोर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी इससे पहले कहीं भी मनुष्यों में इस संक्रमण का मामला नहीं आया था। तो यह बात भी काफ़ी सोचने वाली है, इसको ध्यान देना होगा। लास्ट वीक द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन परफॉर्म ए जीनोम सीक्वेंस ऑन द पेशेंट्स ब्लड सैंपल एंड कंफर्म H10N3 प्रेजेंस इन इट, यानी इसके अंदर पाया गया यह। तो इस तरह से H5N8 इज ए सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस while it poses low risk to humans, यानी यह जो है केवल मनुष्यों के लिए कम जोखिम प्रस्तुत करता है। क्या? H5N8 यह जंगली पक्षियों और मुर्गे के लिए अत्यधिक घातक है। यही कारण है देखते नहीं मुर्गियों को मार दिया जाता है। 3 अप्रैल द हाईली पैथोजेनिक H5N6 avian flu was detected in wild bird in the city of शेन्यांग, यानी पूर्वोत्तर चीन के शेन्यांग शहर में यह जो है डिटेक्ट किया गया था। तो मेनी वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द बर्ड फ्लू, कोई एक नहीं है। जैसे H5N1 सुना होगा, खूब चर्चा में रहा है। तो इज कंसीडर्ड डेंजरस बिकॉज दिस वायरस एक्ट एज ए कैरियर ऑफ बर्ड फ्लू इन ह्यूमन, यानी H5N1 ये सबसे खतरनाक माना जाता है कि यह पक्षियों से ह्यूमन को इफेक्ट डाल सकता है। और दोस्तों द फर्स्ट केस ऑफ बर्ड फ्लू इन्फेक्शन इन ह्यूमन हैड अपीयर्ड इन 1997 व्हेन द वायरस वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम चिकन्स टू ए ह्यूमन इन हांगकांग। 1997 में ऐसा केस आया था। सिंस 2003 दिस वायरस ऑफ बर्ड फ्लू स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया इंक्लूडिंग चाइना, यूरोप, अफ्रीका। फिर 2003 के बाद ये फैलने लगा। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में मुर्गियों को मारा गया। तो इन 2013 चीन में भी एक इंसान बर्ड फ्लू से संक्रमित पाया गया।
However, the WHO claimed that bird flu does not usually infect or affect human. यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बर्ड फ्लू आमतौर पर इंसानों को संक्रमित या प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अब बर्ड फ्लू का ये जो मामला आया है H10N3 स्ट्रेन, इसके बारे में सजग रहना होगा। यानी जहां पर इन पक्षियों की मृत्यु हुई है या बीमार हैं, वहां पर बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। हाथ में ग्लव्स, मास्क लगाना, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके ही इससे बचाव हो सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में। 587 लाख करोड़ विल हैव टू बी इन्वेस्टेड ऑन द एनवायरमेंट बाय 2050 टू सेव द इकोसिस्टम। यानी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए 2050 तक पर्यावरण पर करना होगा 587 लाख करोड़ का निवेश। यानी दोस्तों जिस प्रकार से मानव ने पूरे पर्यावरण को अवक्रमित कर दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, ऐसे में इकोसिस्टम पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गया है। तो इस इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट को यानी पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए मौजूदा धरती को यानी पूरे विश्व को 2050 तक 8.1 ट्रिलियन या 587 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की जरूरत है। और दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिवील्ड इन न्यू रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन द स्टेट ऑफ फिनांस फॉर नेचर prepared by the United Nations Environment Program UNEP and World Economic Forum विश्व आर्थिक मंच एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव, इसको ELD कहेंगे। तो इन्होंने यह रिपोर्ट को तैयार किया है। किन्होंने? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव ने इसे तैयार किया है। तो ऑन ए annual basis beginning from now till 2050 every year 389 lakh crore rupees यानी 53,600 million डॉलर will have to invest, हमें खर्च करना पड़ेगा to save यानी किसे बचाने के लिए? धरती को, लैंड, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जलवायु और धरती को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए हमें 2050 तक हर साल 38.9 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, जो कि यह कुल जीडीपी का कितना है? 0.13% है ग्लोबल जीडीपी का, ये ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इफ वी कंसीडर 2020 सिनेरियो देन अबाउट 9,64,120 crore is currently being invested in on nature based solution which will have to triple by 230 and क्वाड्रेपल बाय 250 यानी 4 गुना बढ़ जाएगा 2050 तक, 2030 तक तिगुना। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस विल हैव टू बी मेड टू मेक अप फॉर द गैप ऑफ अबाउट 297.2 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट बिटवीन प्रेजेंट टाइम एंड 2050। यानी रिपोर्ट के मुताबिक अब से अगर हम 2050 के बीच निवेश के में करीब 297.2 लाख करोड़ रुपए के अंतर को भरने के लिए संरचनात्मक बदलाव हमें करने होंगे। यानी इस पे क्या है कि पूरे विश्व को एक साथ एक मंच लेते हुए धरती की जलवायु और उसकी जो है बायोडाइवर्सिटी, इन सब को बचाने के लिए एक साथ आना होगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फॉरेस्ट अलोन इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन विल रिक्वायर ए टोटल 14.7 लाख करोड़ ग्लोबली। यानी रिपोर्ट में बताया गया है कि वनों के प्रबंधन, सिर्फ वनों के प्रबंधन, संरक्षण और उसकी बहाली के लिए कम से कम वैश्विक स्तर पर 14.7 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। तो कीपिंग इन द माइंड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2021 इट इज इक्वल टू ओनली 1812 पर पर्सन। यानी ये कह सकते हैं 2021 की आबादी के आधार पर तो प्रति व्यक्ति के ऊपर जो भार पड़ेगा 1812 रुपए के बराबर। On the other hand, when it comes to the global loss of forests, during last decade, only 7 agriculture commodities, namely palm oil, soya,
cocoa, rubber, coffee, wood fiber, and cattle were responsible for using 26% of it. यानी अगर पिछले एक दशक के दौरान वैश्विक स्तरों पर वनों को जो नुकसान हो रहा है उसमें 26% जो योगदान है किसका, इन 7 चीजों का, पाम ऑयल, सोया, कोको, रबड़, कॉफी एंड लकड़ी के रेशे और मवेशी इसके जिम्मेदार हैं। सोचिए, और यह आवश्यक भी है। तो द रिपोर्ट ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी यह रिपोर्ट पूरी तरह से वनों की बहाली और संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। इसकी मदद से वन और कृषि वानिकी क्षेत्र में 2050 तक 300 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हो सकती है अगर हम लोगों ने इसको ध्यान दिया तब। तो इस तरह से आपने देखा यह रिपोर्ट, अगर हमें अपनी पृथ्वी को जलवायु, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को बचाना है तो यह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी अब हर देश की सरकारों को अपनी जीडीपी का कुछ परसेंट एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए लगाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, यानी प्रदीप चंद्रन नायर को जो है असम राइफल का महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। यह 21st महानिदेशक बने हैं, यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं। यहाँ पर इनका पिक्चर देख सकते हैं। वह पहले असम राइफल में इंस्पेक्टर जनरल एंड कंपनी कमांडर भी रहे हैं और ए रिसिपेंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड युद्ध सेवा मेडल। नायर हैज कमांडेड द असम राइफल बटालियन एज ए ब्रिगेड कमांडर, यानी ब्रिगेड कमांडर के रूप में यह सेवा दे चुके हैं। और असम राइफल 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। WHO ऑनर्ड द हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO ने WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। द WHO हैज ऑनर्ड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन विद द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। तो यह जो है एवरी ईयर द WHO रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन ईच ऑफ द 6 WHO एरियाज फॉर देयर अचीवमेंट इन कंट्रोलिंग टोबैको यूज। तो इस तरह से हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तंबाकू निषेध के में बहुत उन्होंने राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खासकर ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाने के लिए। तो यही वजह है कि इनको इस पुरस्कारों की घोषणा की गई। और WHO जैसा कि आप जानते हैं, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल, इनका नाम तो याद ही हो गया होगा, रोज ये न्यूज में आते हैं, डॉक्टर एधोनम, ध्यान रखेंगे, एडेनम घेब्रेयेसस, डॉक्टर टेड्रोस, और इसमें 194 मेंबर हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग संबंधी समाचारों में। 6 करोड़ अकाउंट होल्डर ऑफ EPFO विल बी एबल टू टेक कोविड एडवांस फॉर द सेकेंड टाइम, यानी EPFO के 6 करोड़ खाताधारक दूसरी बार ले सकेंगे कोविड एडवांस। यानी इस कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें बहुत सारे खाताधारी EPFO का पैसा निकाले और वह जो है इस पर सरकार ने उनको रियायत दी। तो इस तरह से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के असर से अपने जो सब्सक्राइबर को राहत देने के लिए यह डिसीजन लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्सक्राइबर विल नाउ बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस फॉर सेकेंड टाइम एज वेल, यानी यह जो है दूसरी बार इसका फायदा उठा सकेंगे। इन मार्च लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैड गिवन द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग एडवांस टू EPF सब्सक्राइबर अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसी के तहत जो है लिया था। तो अंडर दिस सब्सक्राइबर कुड विथड्रॉ 75% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड in their PF account or an amount equal to 3 months salary
विच एवर इज लेस, यानी इसमें से कुछ भी 75% या 3 महीने की सैलरी के बराबर राशि में से जो कम हो उसके बराबर राशि की निकासी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द COVID-19 एडवांस, EPF मेंबर्स हैव गॉट ए लॉट ऑफ हेल्पिंग ड्यूरिंग द एपेडमिक। तो खासकर जिन सदस्यों का मासिक वेतन 15,000 से कम है उनके लिए यह योजना बहुत ही लाभदायक है। अब तक 76.31 लाख कर्मचारियों ने COVID-19 नॉन रिफंडेबल एडवांस लिया है। तो इस तरह से दीज एम्प्लॉयज हैव विथड्रॉन एन अमाउंट 18,698.15 करोड़ एज एडवांस, इतनी निकासी किया है। तो इस तरह से द लेबर मिनिस्ट्री सेड दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू इट्स सब्सक्राइबर फ्रॉम द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19, तो यह दूसरी लहर के लिए भी हेल्प करेगा। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है? तो EPFO इज ए सोशल सिक्योरिटी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड सुपरवाइजिंग द पेंशन स्कीम फॉर द पीपुल अक्रॉस इंडिया। It assists the central board in the operation of a compulsory contributory प्रोविडेंट फंड, यानी यह कह सकते हैं कि यह अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि पेंशन और बीमा योजना के संचालन में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करता है। इट इम्प्लीमेंट्स बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री, यह देशों के बीच द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों को भी लागू करता है। दोस्तों, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसे CBT कहते हैं, इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द EPFO, यानी यह शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। और 1952 यानी CBT इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अंडर द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, और यह इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, स्पोर्ट न्यूज में यूरोपियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें इंडियन शूटर मनु भाकर एंड राही सरनोबत हु हैव क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक फिनिश फर्स्ट एंड सेकेंड इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर, जिसे MQS कहते हैं, फॉर द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी एट द यूरोपियन शूटिंग चैंपियनशिप, यानी पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो बोथ परफॉर्म्ड वेल अमॉन्ग द 7 शूटर। मनु स्कोर्ड 587, वहीं जो है राही सरनोबत ने 584 का स्कोर करके छठा स्थान पाया। तो दोनों ने अभी सोमवार को ओवरऑल 8th रैंक पर रहीं। तो इंडियाज 13 मेंबर ओलंपिक पिस्टल एंड राइफल कंटिजेंट is on a practice competition tour in Croatia. It is participating in the MQS round of Olympic events as an invited guest. यानी यह जो भारत का 13 सदस्यीय ओलंपिक पिस्टल और राइफल दल कहाँ गया है? क्रोएशिया, इसकी कैपिटल जग्रेब है, प्रतिस्पर्धा दौरे पर है। तो वे आमंत्रित मेहमान के तौर पर ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं के MQS दौरे पर भाग ले रहे हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। आज ही के दिन 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, 29 स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि किससे सेपरेट किया गया था? आंध्र प्रदेश से किया गया था। हालांकि अब प्रेजेंट में बात किया जाए तो 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट को सेपरेट कर दिया, मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट अब यूनियन टेरिटरी स्टेट हो गया, 2 केंद्र शासित राज्यों में बट गया। तो ये ध्यान रखेंगे। और जब राज्य का गठन हुआ तो पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने और वर्तमान में भी यही हैं। इस तरह से पहले राज्यपाल ESL नरसिंहन बने थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र इसको टच करता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसको टच करता है, कर्नाटक। तो देयर आर 4 स्टेट टचेज तेलंगाना बाउंड्री, ये भी ध्यान रखेंगे। और अबाउट तेलंगाना के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, इसे देख लीजिएगा कि यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं और के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं ही। बाईकैमरल है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ध्यान रखेंगे। हैदराबाद इसकी राजधानी है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि आप लोगों की मांग पर राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां क्या होती हैं, इसके बारे में जो है अक्सर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए जो है बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। यह जो है अभी जैसे देखिए मेन राष्ट्रीय पार्टियां, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां भी होती हैं,
राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं और कुछ जो है गैर कह सकते हैं पार्टियां जिनको अभी मतलब क्षेत्रीय दर्जा भी नहीं मिला है। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके लिए क्या आवश्यक मतलब योग्यता होनी चाहिए। तो इफ ए रजिस्टर्ड पार्टी फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट द नेशनल लेवल। यानी इस पर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, भारत का चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 324 टू 329 के बीच में पाया जाता है। तो ये रजिस्टर्ड पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड at least 2% of total seat in Lok Sabha in 3 different stages। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी दल राष्ट्रीय दल तभी घोषित होगा जबकि वह 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। ये नहीं कि सिर्फ एक राज्य से ही 2% सीटें हासिल कर ली हो, तब उसे मान्यता नहीं मिलेगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी एक समय था 36 एमपी थे उसके, लेकिन नहीं हुई। तो ए पार्टी मस्ट हैव, दूसरा पॉइंट क्या है, ए पार्टी मस्ट हैव एट लीस्ट 6% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द लोकसभा और विधानसभा इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एंड ऑब्टेन एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। यानी कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% मत पाए और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल करे, उसी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये याद हो जाएगा। इसी तरह से एक पॉइंट और है कि ए पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट 4 और मोर स्टेट। यानी किसी भी दल को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना है तो कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता उसे प्राप्त हो। तो जैसे वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। मानवेंद्र नाथ राय ने इसकी स्थापना की थी। प्रेजेंट में डी राजा इसके अध्यक्ष हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह मार्क्सवादी है। यह 1964 में नंबूद्रीपाद, बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। ज्योति बसु सबसे ज्यादा समय तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। हरकिशन सिंह सुरजीत, इन तीनों लोगों ने की थी। एट प्रेजेंट सीताराम येचुरी इसके अध्यक्ष हैं। इसी तरह से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो कि कांग्रेस से अलग हो गई थी 1998 में और अलग पार्टी बना के फिर ये एनडीए का घटक दल थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। फिर बाद में यह आज उन दोनों के बीच में देखेंगे तो 36 का आंकड़ा है। और चौथी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। यह जो है पीए संगमा, ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं मेघालय से। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कॉनराड संगमा हैं और 2013 में यह पार्टी बनी थी, वो भी किससे निकलकर, नेशनल जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार की पार्टी। और 5वीं जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसका अभी वर्तमान में केंद्र में शासन है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और एट प्रेजेंट इसके जो प्रेसिडेंट हैं जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा साहब हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख मतलब कह सकते हैं योगदान रहा है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन आवर नेशनल कह सकते हैं मूवमेंट। और एओ हयूम साहब, दिनशा वाचा, दादा भाई नौरोजी, इन सब लोगों ने, तो इनको इसीलिए फादर ऑफ कांग्रेस का जनक एओ हयूम को कहा जाता है। एओ हयूम तो 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए गए थे, ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में सोनिया गांधी हैं अंतरिम, बीच में राहुल गांधी जी थे, अब जो है सोनिया गांधी हैं। फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जा रहा है, तो अंतरिम में इन्हीं का नाम ध्यान रखेंगे। नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये भी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। 1999 में शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, फिर बाद में पीए संगमा की अलग हो गई पार्टी 2013 में। एनपीपी वो भी राष्ट्रीय पार्टी है और शरद पवार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जो कि महाराष्ट्र में इस समय
जो है सरकार में घटक दल के रूप में है। और 8वीं है बहुजन समाज पार्टी, काशीराम जी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष मायावती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा चुनाव चिन्ह भी दिया गया है। 8 राष्ट्रीय पार्टियां, नेशनल पीपुल्स पार्टी बुक्स है, नेशनल कांग्रेस पार्टी घड़ी है, हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी है, गेहूं की बाली है, हसिया में हसिया दिया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, लोटस, एलिफेंट है बहुजन समाज पार्टी का, यह तृणमूल कांग्रेस का है, फूल पत्तियां मतलब बना है छोटी सी। तो यह इसे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में। आज उत्तर देने वालों में हैं अनुराग उपाध्याय, हेमंत शर्मा, रुपिंदर कौर, बेनुगोपाल नरसप्पा, सुधा सिंह, मोनिका तिवारी, सागर, एनी जॉन, अश्विनी कुमावत, मोहम्मद हसन, जैस्मिन शर्मा, सूरज उपाध्याय, गुलशन कुमार, अंकिता राठौर, अंजीत कुमार, नीरज यादव, मधु आशुतोष, नाइम अंसारी, मोनी गुप्ता, उल्लास चंद्र राणा, विनोद जायसवाल, दिव्यांशी सिंह, संजय नेगी, निधि राठौर, रजत गेडाम, रेणुबाला, विवेक यादव, गौरव सिंह, अभिषेक कश्यप, एकता, श्रवण खालिंग, संध्या गौतम, मदन कुमार एस, आरिफ अहमद, एम अनबायागान, यादुम ओरे, यावुरम कैलिर, पूर्णिमा जायसवाल। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम लॉन्च? 2017, 18, 19 या 20? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन एलोकेटेड ₹7,000 करोड़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द जल जीवन मिशन? उत्तराखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द फर्स्ट केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू इन्फेक्शन बीन फाउंड? यानी हाल ही में H10N3 बर्ड फ्लू का संक्रमण दुनिया में पहला मामला किस देश में पाया गया है? वो भी ह्यूमन में, ध्यान रखेंगे। साउथ कोरिया, जापान, चीन, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज विल द वर्ल्ड हैव टू स्पेंड एवरी ईयर टू सेव द लैंड, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी बाय द ईयर 2050? 2050 तक, यानी हर साल जमीन, जलवायु और जैव विविधता को बचाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे? 33.9 लाख करोड़, 35.9, 38.9 या 39.9 लाख करोड़, यह बताना है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल? सुखदीप सांगवान, प्रदीप चंद्रन नायर, रामेश्वर राय, सूर्यकांत सिंह। नेक्स्ट है, रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑनर्ड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विद द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ टोबैको कंट्रोल? किसे मिला, किस देश को जो है स्वास्थ्य मंत्री को मिला है? भारत के, जापान के, चीन के, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स या नन ऑफ दीज? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर एंड राही सरनोबत आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट या गेम? टेनिस, शूटिंग, बैडमिंटन और चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड? 30 मई, 31, 1 जून या 2 जून? नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर प्रेजेंटली? वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 5, 6, 7, 8। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ना दबाना भूलें, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।